वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के लिए, अपने जीएसटी के लिए, आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाले पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। टॉपिक का नाम क्या बोलिए? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका पहला क्लास मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसमें ध्यान से समझिए और मैं कुछ अमेंडमेंट्स भी कवर कर दूंगा इसमें। अब जब मैं यूज़ कर रहा हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्ड, तो पहला बात ध्यान से समझिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और उसको कैसे समझते हैं। ध्यान से समझते हुए चलिएगा ये सारे फॉर्मेट्स को जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला बात, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ, पहले वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बंदा है, सपोज करो ये मैं खुद हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आपको पता है ना, मैं ये खुद हूँ और मैं आपको कुछ सर्विस देता हूँ। मैं आपको कुछ सर्विस देता हूँ, डन है क्या? कौन सा सर्विस देता हूँ? मैं आपको एक तरह से टीचिंग सर्विस देता हूँ। मैं आपको क्या देता हूँ बोलिए? एक टीचिंग सर्विस। अब एकदम ध्यान से समझते हुए चलिए, मेरे को ये सर्विस देने के लिए, मेरे को आपको इस टीचिंग सर्विस को देने के लिए कुछ इनपुट्स लगेंगे, तभी तो मैं आपको ये सर्विस दे पा रहा हूँ। अगर सपोज करो मेरा टीचिंग सर्विस एक आउटपुट है, मेरा टीचिंग सर्विस का एक आउटपुट है, ये सर्विस दे रहा है, आउटपुट है, तो ये सर्विस देने के लिए मेरे को कुछ इनपुट तो लेना पड़ा होगा, तो उसी को बोलते हैं इनपुट, उसी को बोलते हैं इनपुट। कुछ तो रॉ मटेरियल्स रेडी करना होगा, तो जो रॉ मटेरियल्स मैं अपने लिए लिया हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज, इस इनपुट को जो मैं परचेज किया हूं ताकि मैं आपको ये वाला सर्विस दे पाऊं, मैंने जो इस इनपुट को परचेज किया ताकि मैं आपको सर्विस दे पाऊं, तो मैंने जीएसटी पे किया होगा। और अगर मैं जीएसटी पे किया हूं तो आई एम एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स का क्रेडिट। इनपुट जो मैं लिया हूं उस पे आई एम एलिजिबल टू क्लेम क्रेडिट, यस और नो? यस भैया, यस भैया, आप कैपेबल हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने ये माउस लिया, ये एक रॉ मटेरियल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको टीचिंग सर्विस देने के लिए। अब मेरे को ये माउस चलाने नहीं आता, आई नीड सम सर्विस ऑल्सो कि ये इनपुट चलता कैसे। तो अभी फॉर एग्जांपल आपको वीडियो मिलता है, वो कितना एडिटेड, इतना अच्छा तरह से मिलता है, तो क्या वो एडिटिंग क्या मैं खुद ही करता हूँ कि मैं किसी और से सर्विस लेता हूँ? तो मैं किसी और से सर्विस लेता हूँ, इस इनपुट को देने के लिए मैं किसी और से सर्विस लेता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ इनपुट सर्विस। ये सारे जितने मेरे पास सिस्टम है, ये सारे इनपुट्स है, इनको चलाने के लिए मैं सर्विस लेता हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो बच्चा लोग, इनपुट सर्विस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस। अब ये इनपुट सर्विस मैं अगर ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? मैं ये इनपुट सर्विस इसलिए ले पा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये टीचिंग सर्विस दे पाऊँ। मैं ये इनपुट सर्विस इसलिए ले पा रहा हूँ ताकि मैं आपको टीचिंग सर्विस दे पाऊँ। मैं ये इनपुट सर्विस इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको टीचिंग सर्विस दे पाऊँ। ये इनपुट सर्विस मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको टीचिंग सर्विस दे पाऊँ। तो जब मैं सर्विस लिया तो मैंने जीएसटी पे किया बच्चा लोग, येस और नो? जब मैं सर्विस लिया तो मैंने जीएसटी पेमेंट किया कि नहीं? तो जब मैं जीएसटी पे किया तो आई एम एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कब एलिजिबल हो जाते हैं हम? जब हम इनपुट लेते हैं या उस इनपुट से रिलेटेड कोई सर्विस लेते हैं, या फिर सपोज करो ये सर्विस देने के लिए मैंने कुछ कैपिटल गुड्स लिया है, टीवी हो गया, ये कैपिटल गुड्स है, बोर्ड हो गया कैपिटल गुड्स है, बेंचेस क्या है, कैपिटल गुड्स है, इसको मैंने लिया ताकि मैं सर्विस दे पाऊँ। तो ये जो मैंने परचेज किया इस पे भी मैंने जीएसटी दिया। तो बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ, एक इंसान को इनपुट टैक्स क्रेडिट किस चीज़ के लिए मिलता है? एक इंसान को इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्रेडिट वो क्लेम करता है, उसको क्या चीज़ के लिए मिलता है? द पॉइंट इज, जब वो जीएसटी पे करता है तो उसको क्रेडिट मिलता है। तो मैं पूछता हूँ, जीएसटी पे वो किस पे कर सकता है? आइदर वो जीएसटी पे किया हो अपने रिलेटेड इनपुट के लिए, या अपने से रिलेटेड इनपुट सर्विस के लिए जो वो इनपुट सर्विस लिया है, या अपने से रिलेटेड वो गुड्स के लिए जो कि मैं कैपिटल गुड्स का नाम देता हूँ। डन है क्या अच्छी तरह से? तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ। अब ध्यान से समझिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट शुरू कहाँ होता है और कैसे ये कंडक्ट होता है,
कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, क्या सेक्शन है इसका? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन 16 से लेके 21 का जर्नी है। सेक्शन 16 से लेके 21 का जर्नी जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से डील करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट काम कैसे करता है भैया? मैं बोला ध्यान से देखो एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। सपोज करो एक बंदा इधर है, ये एक बंदा है, डन है क्या? ये एक बंदा है, ये बंदा एक गुड्स इसको सेल कर रहा है, इस गुड्स को ये सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? इस बंदे को। अब ये जब सेल कर रहा है तो ये क्या किया है? पहला इनवॉइस बनाया है, गुड्स से रिलेटेड इनवॉइस बनाया है, जिसमें वो सामने वाला यानी कि ये वाला, ध्यान से समझिए, ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है और ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। गुड्स का वैल्यू लिख रहा है, देखो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, वैल्यू, गुड्स का जो वैल्यू है वो लिख रहा है 10 लाख रुपया, और वो जीएसटी चार्ज कर रहा है उससे, जीएसटी चार्ज कर रहा है उससे वो 10%, यानी कि टोटल पेमेंट हो रहा है 11 लाख रुपए का। यानी कि ये बंदा इसको पेमेंट कर रहा है कितना लाख रुपया? बोलिए 11 लाख रुपए का। अगर मैं इसको रामू बोलूं और इसको मैं श्यामू बोलूं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि टैक्स कौन पेमेंट किया है? द आंसर इज टैक्स पेमेंट रामू किया है। क्या रामू को आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज यस, उसको आईटीसी मिलेगा। कितना का आईटीसी मिलेगा? 1 लाख रुपए का, क्योंकि उसने वो जीएसटी पे किया है। लेकिन ये आईटीसी क्लेम कैसे होता है? मैं बोला सुनो ध्यान से, क्योंकि दोनों रजिस्टर्ड है तो दोनों का एक पर्सनल जीएसटी पोर्टल होता होगा। श्यामू का भी जीएसटी पोर्टल है और उसी तरह से रामू का भी एक जीएसटी पोर्टल है। अब ध्यान से देखिए, कुछ समझाना चाहता हूं मैं आपको, इसमें रिटर्न वाले चैप्टर्स को भी समझाना चाहता हूं। प्लीज ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि श्यामू एक सामान बेचा रामू को, तो रामू ने टैक्स दिया 1 लाख का, लेकिन क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है? मैम बोला नहीं। मेरा बात समझो क्यों। पहला बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जीएसटी का जो रिटर्न्स होते हैं वो मंथली फाइलिंग्स होते हैं, इनकम टैक्स की तरह नहीं होते। जीएसटी में जो फाइलिंग्स होते हैं वो मंथली होते हैं। मंथली होने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर मंथ पे जीएसटी के रिटर्न्स फाइलिंग होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप एक और स्कीम में ना हो जिसका नाम है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अनलेस एंड अनटिल आप एक स्कीम में ना हो जिसका नाम है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अब एक बात ध्यान से समझिए आप, जब एक सप्लायर मतलब जो माल बेच रहा है, जब वो एक माल बेच रहा होता है अपने कस्टमर को, चाहे वो कोई भी हो सकता है कस्टमर बिजनेसमैन हो सकता है ना भी हो, तो जब ये सप्लायर, सपोज करो हम सप्लायर है और हम आपको ये माउस बेच रहे, बच्चा लोग, मैं आपको ये माउस बेच रहा हूँ, तो बेचने से पहले मैं एक इनवॉइस बना रहा हूँ। उसमें मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगा, भैया आपका कोई जीएसटी नंबर है क्या? इसका बोलने का इंडिकेशन ये रहता है कि क्या ये माउस आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं क्या? सामने वाला बोलता है हाँ ये मेरा बिजनेस पर्पस के लिए, तो हम क्या मांगते हैं, ये जब हम इनवॉइस बना रहे होते हैं ना, तो इस इनवॉइस में हम इसका जीएसटी नंबर भी डाल देते हैं। डन है क्या? और ये इनवॉइस हम इसको दे देते हैं। डन है। अब सुनो क्या होता है, अब सुनो ध्यान से क्या होता है। मैंने ये जीएसटी नंबर डाला और उस सामने वाले को इशू कर दिया, मैंने ये जीएसटी नंबर डाला और सामने वाले को इशू कर दिया। अब क्या होता है, हर जीएसटी फाइलिंग का हर चीज का ड्यू डेट होता है। तो सबसे पहला फॉर्म जो आपके पिक्चर में आ रहा है, जो हमारे पिक्चर में आ रहा है, वो फॉर्म नंबर है GSTR1। GSTR1। अब ध्यान से समझिए, ये जीएसटी पोर्टल है किसका? श्यामू का। ये जीएसटी पोर्टल किसका है? श्यामू का। श्यामू को
अब सपोज करो ये सारा मंथ ट्रांजैक्शन हुआ है अप्रैल का, कौन सा मंथ में ट्रांजैक्शन हुआ है? अप्रैल का। अब अप्रैल में जब सारा ट्रांजैक्शन खत्म होता है, अब जीएसटी रिटर्न फाइल करने का बात आ जाता है नेक्स्ट मंथ में। अप्रैल में सारा ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, उसके बाद आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने का बात आ जाता है नेक्स्ट मंथ में। तो नेक्स्ट मंथ में हम लोग जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। आप अपने जीएसटी पोर्टल में जाते हो, तो जितना आपने सप्लाई किया है उस सप्लाई में जो इनवॉइस है उसको अपलोड करो GSTR1 में। क्या मतलब भैया, एक बार ठीक से बोलो। मैं बोला सुनो, तुम अगर कोई माल सप्लाई की हो, सप्लायर हो तुम, सप्लायर, ठीक है, यानी कि अगर तुम कुछ आउटवर्ड सप्लाई किए हो तो उसका डिटेल आपको जमा करना पड़ेगा विथ इनवॉइस इन फॉर्म नंबर GSTR1। मतलब भैया बोल रहा है कि तुम श्यामू, तुमको GSTR1 भरना पड़ेगा। GSTR फॉर्म नंबर 1, GSTR फॉर्म नंबर 1 भरो अगर तुम कोई सप्लाई की हो। और GSTR1 का ड्यू डेट होता है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि अप्रैल में जितना ट्रांजैक्शन हुआ है, अप्रैल में जितना माल वो सप्लाई किया है उसका सारा डिटेल उसको नेक्स्ट मंथ यानी कि 11th ऑफ मई तक सबमिट करना पड़ेगा। ड्यू डेट है 11th ऑफ मई इन फॉर्म नंबर GSTR1, इन फॉर्म नंबर GSTR1 आपको इसमें सबमिट करना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा GSTR21 में। डन है क्या? अब आप जो ये GSTR1 में सबमिट करना पड़ेगा। अब आप जो ये GSTR1 में ये इनवॉइस जमा करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे एट द एंड बेसिकली GSTR1 में क्या करते हो, बेसिकली यू अपलोड द डिटेल ऑफ इनवॉइस, राइट? क्या यू अपलोड द इनवॉइस। तो उस इनवॉइस में सपोज करो हम ये इनवॉइस अपलोड कर दिए, हम ये इनवॉइस अपलोड कर दिए, डन है क्या? तो जब हम ये इनवॉइस अपलोड किए तो ऑटोमेटिकली इसका GSTN नंबर इस इनवॉइस में था, तो ऑटोमेटिकली इसका अपलोड करने का क्या इंडिकेशन है? श्यामू अपलोड करके क्या बताने मांग रहा है? श्यामू अपने GST पोर्टल में अपलोड करके क्या बताने मांग रहा है? वो बताने मांग रहा है गवर्नमेंट सुनो, हम इतना सप्लाई किए थे, ये मेरा सप्लाई है, देखो ये मेरा सप्लाई है। अब पॉइंट क्या है डिक्लेयर करने का? जो अपना रामू है वो 11 लाख किसको पेमेंट किया था? श्यामू को। तो श्यामू ये डिक्लेयर कर रहा है गवर्नमेंट सुनो, तुम्हारा टैक्स मेरे पास है, हम जमा कर रहे हैं, ये ना डिटेल देखो, इनवॉइस इतना हम जमा करेंगे। और तुमको पता है श्यामू का ये करने से, इनवॉइस को अपलोड कर देने से, इनवॉइस को अपलोड कर देने से रामू के पास, रामू के पोर्टल में रामू के पास ये दिखाने लगता है GSTR2B में। मतलब इनवॉइस अपलोड किया वो और GSTR2B में दिखाने लगता है किसको? आपके रामू को। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम में आप मेरे साथ फोटो डालते हो, मेरे को टैग करते हो, मेरे साथ स्टोरी डालते हो आप, तो जैसे ही आप मेरे साथ स्टोरी डालते हो मेरे को टैग करते हो, डाले आप हो दिखा रहा है मेरे को भी, मेरे इंस्टाग्राम में डाले आप हो दिखा रहा हमको है। जैसे आप मेरे साथ स्टोरी डालते हो, मेरा नाम वहां मेंशन कर देते हो, तो मेरे को दिखाता है ना, दिस पर्सन हैज मेंशन्ड यू इन अ स्टोरी, मेंशन्ड यू इन अ स्टोरी। तो यही बात है कि डाले आप हो, आपने मेरे को मेंशन किया तो मेरे इंस्टाग्राम में दिखा रहा है। उसी तरह इनवॉइस भले ही अपलोड करता है, लेकिन क्योंकि उसका GSTN नंबर उसके पास था तो उसका ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं ऑटो पॉपुलेटेड। क्या हो जाता है मेरा बच्चा लोग? ऑटो पॉपुलेटेड, इट बिकम्स ऑटो पॉपुलेटेड। ये ऑटो पॉपुलेटेड होके GSTR2B में रामू को दिखाता है। डन है क्या? अब ये 2B जो होता है ये होता है एलिजिबल क्रेडिट, जो रामू क्लेम कर सकता है, यानी कि रामू को 1 लाख का क्रेडिट तभी मिलेगा अगर सामने वाला अपना इनवॉइस अपलोड किया है। तो भैया एक बात बताओ, जो इनवॉइस अपलोड नहीं करता उसका क्या करना है? मैं बोला सुनो, सबसे पहला बात उसको रिक्वेस्ट करो कि वो टाइमली अपना रिटर्न फाइल करे, मतलब ड्यू डेट जो GSTR1 है उसको टाइमली फाइल करे 11 तारीख से पहले। अगर वो नहीं कर रहा तो उसके साथ धंधा बंद कर दो, बिकॉज इतना गलत सर्विस, इतना गलत वे में धंधा नहीं होता। डन है क्या? यानी कि भैया आप बोलने ये मांग रहे हैं कि रामू क्रेडिट तभी ले सकता है जब श्यामू उसको GSTR1 में अपलोड किया था,
हाँ, मैं यही बोलने मांग रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपको आईटीसी लेने का। जब वो डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट मेरे पास तेरा इतना टैक्स है, इसीलिए गवर्नमेंट आपको उतना आईटीसी देता है कि हाँ अब तुम दिया है, क्योंकि उसका डिक्लेरेशन मतलब वो जमा करवाएगा, अब हम तुमको क्रेडिट दे सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, दोनों इंडिविजुअल चाहे रामू हो चाहे श्यामू हो या रामू हो, दोनों को अपना जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। जीएसटी रिटर्न फाइल होता है 3B में, ये भी फाइल करेगा 3B में, जहाँ पे एट द एंड आप अपने सारे क्रेडिट्स को, इनपुट और आउटपुट को नेट में लाके क्लेम कर लेते हो। और 3B फाइल होता है हमेशा नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख तक, यानी कि अप्रैल मंथ में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक जीएसटीआर 3B रिटर्न डिक्लेयर होगा, जहाँ पे आप ये डिक्लेयर करते हो कि मेरा इतना इनपुट है, तुम्हारा इतना आउटपुट, मेरा इतना इनपुट, मेरा इतना आउटपुट, ये लो मेरा नेट, ये लो तुम पैसा। डन है क्या बच्चा लोग? आई होप आपको ये पूरा चीज़ समझ आया। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्या कंडीशन, क्या एलिजिबिलिटी है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का। ये कुछ और नहीं है, मैट बेसिकली आपके इंस्टीट्यूट मैट का ही कीवर्ड्स है, क्रिप्स वर्ड्स है। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी? व्हाट आर द एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी? नंबर 1, ध्यान से देखिए कि आईटीसी मिलता ही है एक रजिस्टर पर्सन को। कब? इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। इनवर्ड सप्लाई मतलब जो वो खरीद रहा है उस पे जो वो जीएसटी दे रहा है उसी पे उसको आईटीसी मिलेगा। डन है क्या? अच्छा, आईटीसी तभी मिलेगा जो आप ले रहे हो उसको आप यूज कर रहे हो इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हम ये माउस लेके यूज कर रहे हैं अपने घर के लिए, तो इसका आईटीसी मेरे को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली लोग ले लेते हैं, उसको इलीगल स्टेप्स बोलते हैं, बट लोग ले लेते हैं, गलत तो करते हैं। डन है क्या? अच्छा, कंडीशन क्या है आईटीसी लेने का? ध्यान से समझिए, आईटीसी आपको तभी देंगे अगर आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स मतलब प्रूव होना चाहिए कि हाँ आपने टैक्स पे किया, जैसे कि इनवॉइसेस होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाए तो बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। डेबिट नोट्स भी होता है। डेबिट नोट्स का मतलब होता है, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, अगर हमको किसी चीज़ का वैल्यू को बढ़ाना घटाना रहता है तो वी यूज़ डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स। कॉन्टैक्ट माई लास्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए कि गुड्स का रिसीव होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर गुड्स रिसीव नहीं हो रहा है तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होता है बिल टू शिप टू मॉडल में। आईटीसी आपको तभी मिलेगा अगर आपको गुड्स मिल रहा है। आईटीसी आपको तभी मिलेगा अगर आपको गुड्स मिल रहा है। अगर आपको गुड्स नहीं मिल रहा तो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है बिल टू शिप टू मॉडल। इसका एक्सेप्शन क्या बोलिए? बिल टू शिप टू मॉडल। लेट्स डिस्कस ऑन इट। व्हाट इज बिल टू शिप टू मॉडल? फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है और एक व्यक्ति है जिसका नाम बी है अगेन, और एक व्यक्ति है जिसका नाम सी है। ए ने क्या किया? ए ने गुड्स खरीदा बी से, और ए ने बोला कि तुम मेरे को नहीं देके सी को दे दो गुड्स, क्योंकि सी ने गुड्स खरीदा ए से। डन है क्या? ए ने गुड्स खरीदा बी से, ए ने गुड्स खरीदा बी से, और ए ने वही गुड्स बेचा सी को। लेकिन ए बोल रहा है बी तुम मेरे को गुड्स नहीं देके सी को डायरेक्ट ही शिप कर दो। तो बी बिल किया ए के नाम पे, शिप किया सी के नाम पे, इसी को बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। तो इस केस में आईटीसी ए को मिलेगा ही मिलेगा, भले ही रिसीव हुआ है सी के पास, बिकॉज इट एक्ट एज एन एक्सेप्शंस। टैक्स का आईटीसी तभी मिलेगा अगर वो गवर्नमेंट को पे हो रहा है, और रिटर्न्स फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी कि जीएसटीआर 1 का फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीसी क्लेम करने के लिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। डन है क्या अच्छी तरह से? ओके, कुछ चीज़ है जो अमेंडमेंट्स के तौर पे आ चुकी है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, ये बी और सी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये वाला बताना चाहता हूँ कि आईटीसी मिलता है सेल्फ एसेस टैक्स पे। आपने चोरी चमारी करके टैक्स नहीं दिया, बाद में आप पे छापा पड़ा, आपको देना पड़ा जीएसटी, और आप बोलते हैं जीएसटी दे तो दी, अब तो दे दो आईटीसी। नहीं, आपको खुद अपना टैक्स कैलकुलेट करके देना चाहिए था, ठीक है ना। अच्छा, ये सब छोटा बहुत हट चुका है, उतना ध्यान नहीं देना आपको, अमेंडमेंट्स आ चुका है। अच्छा चलिए,
अब इस पे बात करते हैं सेक्शन 16(3) पे, जो बात करता है डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट्स। जो किस पे बात करता है बोलिए, डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट्स। बोल रहा है, ध्यान से समझिए, आपने एक गुड्स लिया, सपोज करिए मैं मान के चलता हूं आपने एक प्लांट एंड मशीनरी लिया। आपने क्या लिया बोलिए, प्लांट एंड मशीनरी। आप जब ये प्लांट एंड मशीनरी लिए, प्लांट एंड मशीनरी का दाम था 10 लाख रुपया और आपने इस पे जीएसटी दिया 1 लाख रुपया, ठीक है। और आपने टोटल में इसका पेमेंट किया 11 लाख रुपया। और आपने इस प्लांट एंड मशीनरी को यूज़ किया किसके लिए बोलो तो, ऑब्वियसली बिजनेस पर्पस के लिए। अब आपने क्या किया, आपको पता है कि अगर आपका बिजनेस है और आपका प्लांट एंड मशीनरी है तो अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 यू आर केपेबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन एज डिडक्शन। बोलने का मतलब है कि अंडर सेक्शन 32 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक सेक्शन आता है 32 जहाँ पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो। आप शायद भूल गए हो तो मेरा आप पीजीबीपी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डेप्रिसिएशंस को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग कैसे ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। तो अंडर सेक्शन 32 में हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि अगर आप इस प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो प्लांट एंड मशीनरी पे आप किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ले रहे हो, किस वैल्यू पे। नॉर्मली आपको लेना चाहिए 10 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन, लेकिन आपने क्या किया 11 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन लिया विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और आपने इस 1 लाख का आईटीसी भी क्लेम कर लिया। लॉ बोलता है आप गलत कर रहे हो, आइदर आप ले लो चुपचाप डेप्रिसिएशन, आईटीसी मत लो, या फिर आप आईटीसी लो उस टैक्स कंपोनेंट का, डेप्रिसिएशन मत लो। बोलने का मतलब है बिजनेस को जो डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए था वो 10 लाख के ऊपर ही करना चाहिए, 1 लाख के ऊपर क्लेम नहीं करना चाहिए। अगर वो डेप्रिसिएशन 11 लाख रुपए पे क्लेम करे जिसमें जीएसटी का 1 लाख रुपए इन्वॉल्व है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा 1 लाख रुपए का। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, डन है क्या अच्छी तरह से। तो ये लाइन वही क्लेम करता है कि डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कॉम्पोनेंट इज नॉट अलाउड, डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कॉम्पोनेंट इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट आ जाइए जो बात करता है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, इफ यू वांट टू अवेल आईटीसी, so what's the time limit of availing ITC? Let's understand it with a good example. For example, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है हमारा बच्चा, हम लोग अभी कौन से फाइनेंशियल ईयर में हैं सर, हम लोग फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। मैंने बोला वाह वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बताइए सर। मैं बोला सुनो, जीएसटी में एक रिटर्न होता है जो फाइनल रिटर्न्स होता है, ठीक है, फाइनल रिटर्न होता है। एक तो होता है मंथली रिटर्न जो आप फाइल कर रहे होते हो, और एक होता है फाइनल रिटर्न जो बेसिकली फाइल होता है एक साल खत्म होने का पूरा ट्रांजैक्शन के बाद। सपोज करो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 है और एक फाइनेंशियल ईयर जस्ट अभी गया है वो है 22-23। तो लॉ बोलता है 22-23 में तुमने जितना भी ट्रांजैक्शन किया है, उस फाइनेंशियल ईयर में तुमने जितना भी ट्रांजैक्शन किया है, ऑल टुगेदर एक तो रिटर्न, मंथली तो कर ही रहे थे, अब उस मंथली को कंसाइज ला के एक बार एक फाइनल रिटर्न भी सबमिट करो, फाइनल रिटर्न भी सबमिट करो उस फाइनेंशियल ईयर का, एक फाइनल रिटर्न भी सबमिट करो, फाइनल रिटर्न भी सबमिट करो। कब तक? फाइनल रिटर्न सबमिट करने का डेट है 31 दिसंबर 2023, यानी कि उस साल का रिटर्न आपको इस दिसंबर 23 तक सबमिट करना पड़ेगा। ये फाइनल रिटर्न होता है। और ये जो फाइनल रिटर्न होता है जीएसटी फाइलिंग का, ये होता है जीएसटीआर 9 में। ये होता है किस फॉर्म में बोलो? जीएसटीआर 9 में फाइनल रिटर्न होता है फाइल करने का, जहाँ पे आप सारा डिटेल्स फाइल कर देते हो। देखिए 31 दिसंबर का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों किया गया मैं आपको बताता हूँ जेन्युइनली। पॉइंट क्या है ना कि ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन रहते हैं हम लोग फाइलिंग्स पे। जैसे जुलाई पे इनकम टैक्स फाइलिंग हो जाता है इंडिविजुअल्स का जो
ऑडिट नहीं करवाते हैं। फिर सितंबर अक्टूबर भी बहुत प्रेशर्स में रहते हैं हम लोग, नवंबर तक जाते हैं हम लोग इनकम टैक्स फाइलिंग में टॉर्चर होने, मैं थक जाता हूँ लिटरली। तो गवर्नमेंट बोले एक काम कर भाई, पहले तुम ये सारा सल्टा ले, फिर तुम जीएसटी का फाइनल रिटर्न फाइल कर देना 31 दिसंबर 23 तक। डन है क्या? तो बोला ठीक है, फाइनल रिटर्न का डेट हुआ ये, यानी कि इस साल का पूरा जो नौटंकी है उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको 31 दिसंबर 23 तक देना पड़ेगा। नो इश्यू इन इट, उसको 31 दिसंबर 23 तक हम लोग दे देंगे। देयर इज नो 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 इश्यू इन इट। द पॉइंट इज 22-23 में कुछ अनक्लेम्ड आईटीसी रह चुका है। अनक्लेम्ड आईटीसी, अनक्लेम्ड आईटीसी मतलब एक ऐसा इनपुट जिसको हम क्लेम अभी तक नहीं किए। सपोज करो 50,000 पड़ा हुआ है अभी भी क्रेडिट लेजर में, मतलब हम लोग उसको अभी तक क्लेम नहीं किया, वो पड़ा हुआ है पूरा उसी में घुसा हुआ है। तो लॉ बोलता है सुनो सर, आपका 50,000 रुपये अभी भी जीएसटी पोर्टल में दिखा रहा है, जो दिखाता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये दिखाता है यस और नो, ये आपको दिखाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो इसी का टाइम लिमिट बता रहा है कि आप कब तक इस आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। तो लॉ बोलता है कि जिस साल का आईटीसी आपका है उसको आप क्लेम कर सकते हो, जिस ईयर में आपका आईटीसी है, जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी है उसको आप सक्सीडिंग मतलब बाद वाले फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर अर्लियर, जो भी डेट आएगा उस दिन तक आप उसको अवेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 50,000 का क्रेडिट हम इस दिन तक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो होता है, चलिए थोड़ा सा कॉल आ गया था, अब ध्यान से समझिए। जो हमारा डेट ऑफ रिटर्न रहता है वो क्या रहता है? सपोज करो केस 1, देखिए दिस इज द ड्यू डेट, दिस इज व्हाट बोलिए तो ड्यू डेट, कि इस दिन तक फाइल हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा समय का पूर्ण उपयोग करके आप उसी दिन फाइल करेंगे, आप पहले भी कर सकते हैं। हो सकता है मैंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, क्योंकि देखिए इस फाइलिंग में तो जो फाइनल रिटर्न होता है वो डिटेल ऑफ दिस होता है 22-23, जो कि ख़त्म हो चुका है। तो उसका डेट तो अपने को पूरा आइडिया तो है, अपने पास सारा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स तो है, वो अपने क्लेम कर लेंगे, ठीक है ना। तो केस 1 अगर आप ले लो, हम फाइलिंग कर ले रहे हैं सपोज करो 30 अक्टूबर तक। तो लॉ बोलता है तुम आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो? बोलता है 30 नवंबर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी कि 30 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 30 अक्टूबर तक रिटर्न तो फाइल हो चुका है, तो तुम उसके उस समय के पहले तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट आईटीसी का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इसी का क्लास, इसके बाद वाला जो क्लास है 2 वाला, वो मैं पब्लिक नहीं करके रखा। अगर आपको चाहिए तो आपको इस नंबर पे मेरे को टेक्स्ट ड्रॉप करना पड़ेगा कि यस यू नीड आईटीसी टॉपिक नंबर 2। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।